Assalamualaikum. Today we are going to start question number 4 of miscellaneous exercise 3. Question number 4 is we have to verify associative properties of union and intersection through Venn diagram for the given three sets x, y and z. तो x, y और जो z है मैं वो सेट बिल्डर नोटेशन में गिवन है, तो पहले हम इसको टेबुलर फॉर्म में चेंज कर लेते हैं. तो अगर हम सेट x को रीड करें तो सेट x 2x है. ठीक है, हमने 2 को x से मल्टीप्लाई करना है और x क्या है, x जो है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को और x की वैल्यू लेस देन 20 है. नेचुरल नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, और लेस देन 20 का मतलब हुआ कि 19 तक. तो 2x है और इसलिए हमने 2 लिख दिया और x हमारे पास क्या है यहाँ पे नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन टिल 19. तो ये 2 इन सारे नंबर्स के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है. तो हम इन सारे नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन टिल 38. ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने y कहा हुआ है सेट ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल मल्टीपल्स ऑफ 3 के फर्स्ट 6 जो मल्टीपल्स हैं हमने वो लिखने हैं. तो 3 का मतलब टेबल लिखना है. 6 टाइम्स 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18. तो ये आपका सेट y हो गया. फिर उसके बाद हमने सेट z लिखना है. ठीक है, अब सेट z क्या है, अब यहाँ पे सेट जी 6x है. ठीक है, मतलब 6 को हमने मल्टीप्लाई करना है x के साथ और x क्या है, x आपके होल नंबर्स हैं. वो होल नंबर्स जो लेस देन 20 हो. तो आपके होल नंबर्स क्या होते हैं 0 1 2 3 4 5 एंड सो. क्योंकि होल नंबर लेस देन 20 है तो 19 तक लिखेंगे. सो आपके पास क्या आ जाएगा 0 1 2 3 4 5 टिल 19 बिकॉज लेस देन आपके क्या है वो 20 है. अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, 6 को इन सब नंबर्स के साथ. 6 टाइम्स 0 इज़ 0, 6 टाइम्स 1 इज़ 6, 6 टाइम्स 2 इज़ 12, 6 टाइम्स 3 इज़ 18, 6 टाइम्स 4 इज़ 24 एंड 6 टाइम्स 5 इज़ 30 टिल 6 टाइम 19 इज़ 114. ठीक है, उसके बाद हमने वेन डायग्राम के थ्रू इसका जो है वो वेरीफाई करना है एसोसिएटिव लॉ. जब हमने वेन डायग्राम के थ्रू एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है तो पहले हम ये देखेंगे ओरिजिनल सेट्स को देखते हुए कि वेन डायग्राम किस टाइप की बनेगी. उसके लिए हमने तीनों सेट्स को कंपेयर करना है. तो सबसे पहले मैं एक्स और वाई को अगर कंपेयर करूँ तो एक्स और वाई कौन से टाइप्स ऑफ सेट्स हैं. अगर एक्स और वाई में आप देखो तो इसमें जो है वो कुछ एलिमेंट्स जो हैं कॉमन आ रहे हैं. जैसे 6 इसमें कॉमन है, 12 इसमें कॉमन आएगा, 18 इसमें कॉमन आएगा. तो ये कौन से हो रहे हैं सेट्स, ओवरलैपिंग सेट्स हो रहे हैं. ठीक है, फिर मैं कंपेयर करती हूँ वाई और जी को. ठीक है, जब मैं वाई जी को कंपेयर करूँ तो वाई और जी में भी कुछ एलिमेंट्स कॉमन आ रहे हैं. कौन से एलिमेंट्स कॉमन आ रहे हैं, 6 कॉमन आ रहा है, 12 कॉमन आ रहा है, 18 कॉमन आ रहा है. तो ये भी क्या हो रहे हैं, ओवरलैपिंग सेट्स हो रहे हैं. ठीक है, फिर उसके बाद मैं कंपेयर करती हूँ एक्स और जी को. अगर मैं एक्स और जी को कंपेयर करूँ तो इसमें भी कुछ एलिमेंट्स कॉमन आ रहे हैं. कौन से कॉमन आ रहे हैं, 6 कॉमन आ रहा है, 12 कॉमन आ जाएगा, 18 भी कॉमन आएगा, 24 भी कॉमन आएगा, 30 भी कॉमन आएगा और आगे भी कुछ एलिमेंट्स कॉमन आएंगे. तो ये भी आपके क्या हो रहे हैं, ओवरलैपिंग सेट्स. अब मैं तीनों सेट्स एक्स वाई जी को भी कंपेयर करती हूँ. अगर मैं इन तीनों सेट्स को कंपेयर करूँ तो इन तीनों सेट्स में भी कुछ एलिमेंट्स कॉमन आ रहे हैं. जैसे इन तीनों सेट्स में आपका 6 कॉमन आ रहा है, फिर इन तीनों सेट्स में आपका 12 कॉमन आ रहा है, फिर इन तीनों सेट्स में 18 कॉमन आ रहा है. इट मीन्स ये तीनों के तीनों सेट्स जो हैं ओवरलैपिंग सेट्स हैं. और जब हम तीनों के तीनों सेट्स ओवरलैप बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, इन तीनों को ओवरलैप करके बनाएंगे. ठीक है, तो जब वैल्यूज़ हमारे पास ज़्यादा हों और हमने वेन डायग्राम के थ्रू शो करना हो तो हम वेन डायग्राम की जब रिकग्निशन कर लेते हैं कि किस टाइप की वेन डायग्राम बनेगी तो उसके अंदर वैल्यूज़ लिखें ना लिखें फिर वो कोई प्रॉब्लम नहीं होती. तो पहले हम इसमें वेरीफाई करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन. ठीक है, ये हमें खुद से पता होनी चाहिए कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या है. तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन हमारे पास जो है वो एक्स यूनियन वाई यूनियन जी इज इक्वल्स टू एक्स यूनियन वाई यूनियन जी है. ठीक है, तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड वेरीफाई करेंगे फिर हम राइट हैंड साइड वेरीफाई करेंगे. अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को पिक करूँ तो लेफ्ट हैंड साइड मेरी है एक्स यूनियन वाई यूनियन जी. तो पहले हम वो चीज़ फाइंड करते हैं जो हमारी ब्रैकेट में होती है, दैट इज़ वाई यूनियन जी. तो मेरा जो सेट बनेगा
वेन डायग्राम के सेट्स बनेंगे वो क्या है, ओवरलैपिंग है। ये हम पहले ही सॉर्ट आउट कर चुके हैं कि तीनों सेट्स जो एक दूसरे को क्या करें, ओवरलैप करें। एक को आप एक्स, वाई और जी का नेम दे दो। अब उन्होंने कहा है कि आपको फाइंड करना है एक्स यूनियन, पहले हमारा ब्रैकेट हम क्या फाइंड करें, वाई यूनियन जी, मतलब वाई भी पूरा शेड होगा और जी भी पूरा शेड होगा। यूनियन में हम दोनों शेड कर लेते हैं ना, तो हमने वाई भी पूरा शेड कर लिया और हमने जी भी पूरा शेड कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने एक्चुअली जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, आपका एक्स का यूनियन है वाई यूनियन जी के साथ, ठीक है। तो वेन डायग्राम तो आपकी सेम वही रहेगी जो आपकी है एक्स, वाई और जी। तो एक्स यूनियन वाई यूनियन जी का मतलब एक्स तो हमने शेड करना ही करना है क्योंकि हम यूनियन ले रहे हैं, और हमने वो भी शेड करना है जो वाई यूनियन जी का आंसर था। वाई यूनियन जी का आंसर क्या था, वाई और जी का सेट शेडेड था, तो हम ये भी शेड करेंगे, तो हमारे तीनों सेट शेड हो जाएंगे और ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है, ठीक है। इसी तरह अब हम राइट हैंड साइड फाइंड करेंगे, और राइट हैंड साइड आपका है एक्स यूनियन वाई यूनियन जी, ठीक है। तो अगेन वेन डायग्राम तो हमारी सेम ही रहती है, डिफरेंस किस में आता है, शेडिंग में आता है। तो अगेन हम वेन डायग्राम बनाते हैं। पहले हम वो चीज़ सॉल्व करेंगे जो हमारे पास ब्रैकेट में है। ये आपका एक्स हो गया, ये आपका वाई हो गया, ये आपका जी हो गया, ये यूनिवर्सल सेट हो गया। पहले हम एक्स यूनियन वाई कर रहे हैं। एक्स यूनियन वाई का मतलब एक्स भी पूरा शेड होगा और वाई भी पूरा शेड होगा, ठीक है। अब हमने एक्चुअली जो है वो ब्रैकेट का यूनियन लेना है जी के साथ। एक्स यूनियन वाई का यूनियन लेना है जी के साथ। वेन डायग्राम विल रिमेन द सेम, डिफरेंस विल बी इन द शेडिंग। तो ये आपका एक्स हो गया, ये आपका वाई हो गया, ये आपका जी हो गया। तो एक्स यूनियन वाई यूनियन जी का मतलब एक्स यूनियन वाई का जो आंसर है वो तो शेड होगा ही होगा, तो वो हम शेड करेंगे। अब साथ में इसके जी भी शेड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हम यूनियन ले रहे थे। तो अगर आप दोनों साइड्स को कंपेयर करो तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल होगी, तो आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन को वेरीफाई कर लिया। ओके, जो आपकी सेकंड आपने इसका पार्ट है क्वेश्चन का आपने वेरीफाई करना है, वो ये है कि आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन वेरीफाई करना है। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन आपको खुद से पता होना चाहिए, वो क्या है, एक्स का इंटरसेक्शन लेना है वाई इंटरसेक्शन जी के साथ, और फिर एक्स इंटरसेक्शन वाई का इंटरसेक्शन लेना है आपने जी के साथ। तो वेन डायग्राम आपकी वही होगी जो हमने स्टार्ट ऑफ द क्वेश्चन में सॉर्ट आउट कर ली थी। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को पिक कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे और हम वेन डायग्राम बनाएंगे अपनी उसी तरह जैसे हम इसको स्टार्ट ऑफ द क्वेश्चन में ही सॉर्ट आउट कर चुके थे, ठीक है। ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया, तीन सेट्स हैं एक्स, वाई और जी, और तीनों सेट्स एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले हम ब्रैकेट फाइंड करेंगे वाई इंटरसेक्शन जी। वाई इंटरसेक्शन जी का मतलब वाई और जी में जो कॉमन लूप है, तो वाई और जी में जो कॉमन लूप है वो ये वाली लूप है, तो हमने इसको शेड कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद एक्चुअली तो हमने फाइंड करना है एक्स का इंटरसेक्शन, जो आंसर आया हमारे पास वाई इंटरसेक्शन जी उसके साथ। तो अगेन हम वेन डायग्राम बनाएंगे और वेन डायग्राम हमारी सेम ही रहेगी। आपका यूनिवर्सल सेट हो गया, एक्स वाई और जी तीनों सेट्स हो गए। अब हमने किसका कॉमन लेना है, एक्स का। ये हमारे पास एक्स है, इसमें क्या इसके आप सोचे लिमिट के अंदर वो क्या चीज़ आ रही है जो वाई इंटरसेक्शन जी का आंसर था, वो ये सेंटर वाला ट्राइंगल। तो ये चीज़ कॉमन है एक्स में और वाई इंटरसेक्शन जी के आंसर में, तो हम सिर्फ ये सेंटर वाले ट्राइंगल को क्या कर देंगे, शेड कर देंगे, ठीक है। इसी तरह हम इस क्वेश्चन की राइट हैंड साइड को वेरीफाई करेंगे, और राइट हैंड साइड आपकी है एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी। तो अगेन आपकी वेन डायग्राम तो सेम ही रहेगी, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता, ठीक है। तीनों सेट्स ओवरलैपिंग है, एक्स वाई जी ये यूनिवर्सल सेट है। पहले हम फाइंड करना है ब्रैकेट वाला, दैट इज एक्स इंटरसेक्शन वाई। एक्स इंटरसेक्शन वाई का मतलब एक्स और वाई में जो कॉमन लूप है वो ये वाली लूप है, उसको हमने शेड कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने एक्चुअली फाइंड करना है एक्स इंटरसेक्शन वाई का इंटरसेक्शन जी के साथ, ठीक है। तो अगेन आप सेम वेन डायग्राम बनाओगे और फिर देखेंगे हम शेड क्या करते हैं। एक्स वाई जी तीनों ओवरलैपिंग सेट्स हैं, ओके। अब जो एक्स इंटरसेक्शन वाई का आंसर आया था ना, उसका हमने इंटरसेक्शन लेना है जी के साथ। तो जी में
एक्स इंटरसेक्शन वाई की क्या चीज़ आ रही है, वो ये सेंटर वाला लूप है ट्राइंगल वाला, तो हम इसको शेड कर देंगे। और अगर आप दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर करो तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसका मतलब हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन को वेरीफाई कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 इज वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन थ्रू वेन डायग्राम फॉर द फॉलोइंग सेट्स। 3 सेट्स हमें गिवन है और हमने इसका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन जो है वेरीफाई करना है। तो हमें वो खुद से पता होना चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन क्या है, तो वो ये लॉ है जिसको हमने वेरीफाई करना है। तो वेन डायग्राम बनाने के लिए पहले तो हम तीनों सेट्स को कंपेयर कर लेते हैं कि तीनों सेट्स जो है वो किस तरह के हैं। पहले मैं ए और बी को जो है वो कंपेयर करती हूँ। अगर मैं ए और बी को कंपेयर करूँ तो इन दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रही, तो ये डिसजॉइंट सेट्स हैं, ठीक है। फिर मैं बी और सी को कंपेयर करती हूँ। अगर मैं बी और सी को कंपेयर करूँ तो बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सी के अंदर मौजूद है, तो इट मीन्स बी इज़ अ सबसेट ऑफ सी। तो बी इज़ अ सबसेट ऑफ सी, ठीक है। फिर इसी तरह मैंने कंपेयर करना है ए और सी को, और जब मैं ए और सी को कंपेयर कर रही हूँ तो ए के भी जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे सी के अंदर मौजूद है, तो ए इज़ अ सबसेट ऑफ सी। तो मैंने क्या इससे सॉर्ट आउट किया कि ए और जो बी है वो सी के सबसेट है, और ए और बी में आपस में कोई भी चीज़ जो है वो कॉमन नहीं है, वो ओवरलैपिंग सेट नहीं है। तो ए और बी दो छोटे सेट हैं, सी जो है वो बड़ा सेट है। तो मैं पिक करती हूँ पहले लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में जो हमने प्रूव करना है दैट इज़ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले मैं बना लेती हूँ वेन डायग्राम। ए सेट बी सेट दोनों डिसजॉइंट है, ठीक है। और दोनों जो हैं वो किस सेट के सबसेट हैं, सी के सबसेट है। क्योंकि इसमें यूनिवर्सल सेट नहीं गिवन, तो जिन क्वेश्चन में यूनिवर्सल सेट नहीं गिवन होता उसमें आप यूनिवर्सल सेट लिखो या ना बनाओ या ना बनाओ रेक्टेंगल, तो वो आपकी चॉइस होती है। तो ये हमारी वेन डायग्राम बन गई, ठीक है। सबसे पहले हमने फाइंड करने बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी में जो कॉमन एलिमेंट्स है वो फाइंड करने हैं। बी और सी में कॉमन एलिमेंट्स क्या हैं? बी और सी में कॉमन एलिमेंट आपका ये सेट बी आ रहा है, क्योंकि बी इज़ अ पार्ट ऑफ सेट सी, ठीक है। फिर इसी तरह आपने एक्चुअली तो फाइंड करना है ए का यूनियन बी इंटरसेक्शन सी के साथ। तो वेन डायग्राम आपकी सेम वही रहती है, वेन डायग्राम में कोई भी डिफरेंस नहीं आता, ये आप लोगों को अब तक पता चल गया होगा। डिफरेंस कम्स इन द शेडिंग अकॉर्डिंग टू द आंसर। तो अब हमने ए का यूनियन लेना है बी इंटरसेक्शन सी के साथ। यूनियन में हम शेड कर देते हैं मिलाकर, तो इट मीन्स ए तो शेड होगा ही होगा, अब वो भी शेडों का साथ जो आंसर है बी इंटरसेक्शन सी का वो है बी। तो ये आपके लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया, ठीक है। अब इसी तरह जो है हम वो राइट हैंड साइड को फाइंड करेंगे। जो आपकी राइट हैंड साइड है दैट इज ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ठीक है। तो इसमें दो ब्रैकेट्स हैं, दो ब्रैकेट्स जो है उसके बाद हमने उसका क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो अगेन पहले हम वेन डायग्राम बनाते हैं, पहले हम ए यूनियन बी फाइंड कर लेते हैं। पहला ब्रैकेट, वेन डायग्राम आपकी वही है ए बी और सी। ए यूनियन बी का मतलब ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट है वो, तो ए और बी में ए यूनियन बी का मतलब ए और बी दोनों शेड होंगे, क्योंकि हमने कंबाइन करना है ना, तो ए भी शेड हो गया और बी भी शेड हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने फाइंड करना है ए यूनियन सी, ठीक है। तो वेन डायग्राम आपकी सेम उसी तरह बनेगी। ए यूनियन सी का मतलब ए भी शेड होगा और पूरा सी भी शेड होगा, तो सी तो आपका बड़ा सेट है, वो पूरे का पूरा शेड हो गया, ठीक है। फिर एक्चुअली हमने जो फाइंड करना है वो हमने फाइंड करना था ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के साथ, ठीक है। तो वेन डायग्राम तो हमारी सेम वही रहेगी जो हम अभी तक बना रहे हैं, ए बी और सी। ए यूनियन बी का आंसर और ए यूनियन सी का आंसर, उन दोनों आंसर में जो चीज़ कॉमन है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, जो दोनों फिगर्स में सेम चीज़ शेड हुई हुई है वो इसका आंसर होगा। तो अगर हम दोनों फिगर्स को कंपेयर करें तो दोनों फिगर्स में कौन सी सेम चीज़ शेड हुई हुई है, एक सेट ए और एक सेट बी। तो हम सेट ए को भी शेड कर देंगे और हम सेट बी को भी शेड कर देंगे। और अगर आप इसको राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के आंसर के साथ कंपेयर करो तो दोनों आंसर आपके इक्वल टू ईच अदर आएंगे।
Question number 6 is we have to verify distributive law of intersection over union through Venn diagram for the following set. ठीक है, 3 सेट्स गिवन है P, Q and R और हमने वेरीफाई करना है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो हमें पहले खुद से पता होना चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन होता क्या है। ठीक है, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो वेन डायग्राम बनाने के लिए पहले मुझे तीनों सेट्स को कंपेयर करना है। अगर मैं P और Q को कंपेयर करूँ तो P और Q में कुछ एलिमेंट्स कॉमन आ रहे हैं, तो इट मीन्स ये ओवरलैपिंग सेट है। फिर मैं Q और R को कंपेयर करती हूँ। ठीक है, अगर मैं Q और R को कंपेयर करूँ तो इनमें कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं आ रहे, ये तो फिर ये क्या हो जाएगा, डिसजॉइंट सेट्स हो गए। फिर मैं P और R को कंपेयर करती हूँ। अगर मैं P और R को कंपेयर करूँ तो P R में भी कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं आ रहे, तो ये भी आपके क्या हो जाएंगे, डिसजॉइंट सेट्स हो जाएंगे। इट मीन्स सिर्फ P और Q आपस में ओवरलैप कर रहे हैं और जो R है वो अलहदा से डिसजॉइंट सेट है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड पिक कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आपकी है P इंटरसेक्शन Q यूनियन R। ठीक है, तो पहले हम वो चीज़ फाइंड करेंगे जो ब्रैकेट के अंदर है, दैट इज़ Q यूनियन R। तो मैंने जब सॉर्ट आउट किया तो उसमें पता चला P और Q आपस में क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। P और Q जो है वो आपस में क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, और R जो है वो डिसजॉइंट सेट है। तो बेशक आप ये रेक्टेंगल बनाओ यूनिवर्सल सेट का या ना बनाओ, क्योंकि यूनिवर्सल सेट तो हमें गिवन नहीं है। ठीक है, तो अब हमने पहले ब्रैकेट में शो करना Q और R का यूनियन। Q और R का यूनियन का मतलब Q भी पूरा शेड होगा और R भी पूरा शेड होगा। ठीक है, फिर उसके बाद तो एक्चुअली हमने फाइंड करना था P का इंटरसेक्शन Q यूनियन R के साथ। ठीक है, तो वेन डायग्राम तो आपकी सेम ही रहती है, डिफरेंस आपका शेडिंग में आता है। तो P और Q ओवरलैप कर रहे हैं और R आपका डिसजॉइंट सेट है। अब हमने एक्चुअली क्या लेना है, P का इंटरसेक्शन लेना है Q यूनियन R के साथ, मतलब P और Q यूनियन R में जो कॉमन एरिया है शेयर हो रहा है। तो हमारा P सेट क्या है, ये P सेट है। तो अगर आप P सेट को Q यूनियन R के आंसर से कंपेयर करो तो ये जो लूप है सिर्फ ये चीज़ जो है कॉमन सेम आ रही है, तो हम इस लूप को क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। ठीक है, अब इसी तरह हम राइट हैंड साइड पिक करते हैं। राइट हैंड साइड पे आपके पास है P इंटरसेक्शन Q यूनियन P इंटरसेक्शन R। तो हमें P इंटरसेक्शन Q भी निकालना है, हमें P इंटरसेक्शन R भी निकालना है, फिर उनका यूनियन लेना है। तो पहले हम P इंटरसेक्शन Q निकाल लेते हैं। तो अगेन उसकी हम वेन डायग्राम बनाएंगे। ये आ रहा है आपका P, ये आपका आ रहा है Q और ये आ रहा है आपका R। ठीक है ना, तो P इंटरसेक्शन Q का मतलब P और Q में जो चीज़ कॉमन है, कॉमन लूप होती है, तो ये चीज़ कॉमन लूप है, तो इसको हमने शेड कर दिया। फिर आपके पास है P इंटरसेक्शन R। ठीक है, तो अगेन वेन डायग्राम आपकी वही रहेगी, P Q R। P और R में कोई भी चीज़ सेम नहीं है, तो इसका आंसर जो आ रहा है वो आपका क्या आ रहा है, नल सेट आ रहा है इस ब्रैकेट का। ठीक है, और जो हमने एक्चुअली इन दोनों का यूनियन फाइंड करना है, दोनों ब्रैकेट्स का, तो हम थर्ड में दोबारा एक वेन डायग्राम बनाएंगे जिसमें हमने फाइंड करना है P इंटरसेक्शन Q का यूनियन P इंटरसेक्शन R के साथ। इट मीन्स हमने इन दोनों के आंसर को कंबाइन कर देना है, जो जो शेडिंग हुई है इन दोनों के आंसर में वो हमने अब शेड कर देना है कंबाइन करके। तो P इंटरसेक्शन Q में जो शेड हुआ था वो लूप शेड हुआ था, तो हमने लूप शेड कर दिया। और P इंटरसेक्शन R में कोई चीज़ शेड ही नहीं हुई थी, इसलिए हम और कुछ शेड नहीं करेंगे। अगर आप ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का आंसर लेफ्ट हैंड साइड से कंपेयर करो तो दोनों का आंसर जो है वो सेम आ रहा है। तो इट मीन्स हैंस यू हैव वेरीफाइड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन थ्रू द गिवन सेट्स। Question number 7 of miscellaneous exercise 3 is create a Venn diagram to illustrate the following information regarding the subsets A and B in the universal set. दो सबसेट्स हैं A और B यूनिवर्सल सेट में, जिनकी कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है और उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमने वेन डायग्राम बनानी है। तो हमें बताया गया है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट A 60 है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट B 48 है, और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B जो है वो आपके पास 20 है। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी गिवन है, तो इट मीन्स ओवरलैपिंग सेट है, और टोटल एलिमेंट्स जो हैं यूनिवर्सल सेट में वो 90 हैं। ठीक है, तो क्योंकि इंटरसेक्शन गिवन है तो इट मीन्स ओवरलैपिंग सेट है, तो हम दोनों सेट्स को ओवरलैप करके बनाएंगे, ए को
बी को ओवरलैप करके बनाएंगे। हमें कैसे पता चला ये ओवरलैपिंग सब सेट्स हैं, क्योंकि इंटरसेक्शन गिवन है। अगर इंटरसेक्शन की वैल्यू ना होती तो फिर हम सॉर्ट आउट करते कि ये डिस्जॉइंट सेट्स हैं या ओवरलैपिंग सेट है, ठीक है। फिर लूप आपका इंटरसेक्शन वाला पार्ट होता है, कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, वो आपके पास 20 आ गए। अब उन्होंने कहा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में 60 हैं, 60 में से 20 हम इस लूप में लिख चुके हैं, तो बाकी क्या बचेंगे 40। इसी तरह टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके सेट बी में 48 है, 48 में से 20 हम इस लूप में लिख चुके हैं, तो बाकी कितने बच गए 28। और उन्होंने कहा टोटल एलिमेंट्स आपके यूनिवर्सल सेट में कितने हैं 90। तो पहले हम इनको ऐड कर देते हैं, 40 + 20 आपके पास हो जाएगा 60, 60 + 28 आपके पास हो जाएगा 88। तो टोटल 90 है, 90 में से 88 सब्ट्रैक्ट करो तो क्या बच गया 2, तो 2 आपका यूनिवर्सल सेट में आ जाएगा। इसका मतलब 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये इन दोनों सेट से बाहर है। सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 7 इज, जो आपको डाटा गिवन है ये गिवन है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए 34 है, फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी 52 है, फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए यूनियन बी इज 60 है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट 85 है। अब इसमें इंटरसेक्शन की वैल्यू हमें गिवन नहीं, तो पहले हम ये सॉर्ट आउट करेंगे कि ये ओवरलैपिंग सेट हैं या डिसजॉइंट सेट्स हैं। अगर तो ये डिसजॉइंट सेट हैं तो जब हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए और बी को ऐड करें तो वो ए यूनियन बी के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए और बी को ऐड करती हूँ 52 में, अगर आप 34 को प्लस करो तो आपके पास आ जाएगा 86। लेकिन ए यूनियन बी में टोटल एलिमेंट्स कितने 60। इट मीन्स कुछ एलिमेंट्स जो है वो ओवरलैप कर रहे हैं, तो अगर कुछ एलिमेंट्स ओवरलैप कर रहे हैं तो इट मीन्स ओवरलैपिंग सेट हैं। तो हम इसमें ए इंटरसेक्शन बी का आंसर खुद से फाइंड करेंगे, जो फॉर्मूलाज हम प्रीवियस एक्सरसाइजेस में यूज़ कर चुके हुए ओवरलैपिंग सेट के फॉर्मूलाज को। तो ये फॉर्मूला मैंने लिखा, इसमें जो वैल्यू गिवन है वो हम पुट करेंगे। ए यूनियन बी की वैल्यू 60 गिवन है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए की वैल्यू 34 है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी की 52 है। 34 और 52 को आपने प्लस किया तो 86 आ गया, यहाँ पे प्लस 86 है, जब उधर शिफ्ट किया तो माइनस 86 आ गया। जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास आंसर -26 आ गया। दोनों साइड पे माइनस है तो हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इज 26, ठीक है। अब हम इसकी वेन डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि ओवरलैपिंग सेट है तो डेफिनेटली वो ओवरलैप करके बनेंगे। तो आपका ये सेट ए बना, ये आपका सेट बी बना, और ये आपका यूनिवर्सल सेट बन गया, ठीक है। लूप में वो एलिमेंट्स आते हैं जो कॉमन होते हैं, इंटरसेक्शन का आंसर दैट इज़ 26, ठीक है। अब ए के टोटल एलिमेंट्स आपके 34 हैं, 34 में से 26 हम इधर लिख चुके हैं, तो 34 माइनस 26 करें तो आपके पास रिमेनिंग एलिमेंट्स 8 बचते हैं, जो हमने यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। इसी तरह नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी टोटल 52 है, 52 में से हम 26 इधर लिख चुके हैं, तो 52 माइनस 26 करो तो रिमेनिंग एलिमेंट्स आपके 26 बचते हैं। अब यूनिवर्सल सेट के टोटल एलिमेंट्स आपके 86 हैं, तो हम देखेंगे 85 हैं, तो 85 में से हम कितने एलिमेंट्स लिख चुके हैं। जब 8 + 26 + 26 करोगे तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 60 बन रहे हैं। तो जब आप 85 में से 60 करोगे तो आपके पास जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बच रहे हैं वो 25 बच रहे हैं, ठीक है। तो ये आपकी वेन डायग्राम होगी सेकेंड पार्ट की। Question number 8 of review exercise 3 is 10 boys participated in Kirat competition. Among them, Hani, Zubair and Haider recited in Nafi Kirat style. Abdullah, Umar, Bilal and Ali recited in Al-Kisai Kirat style, while Hassan, Jafar and Usman recited in Al-Kufi Kirat style. Represent boys participated in Nafi, Al-Kisai and Al-Kufi style by set A, B and C respectively. Find. फर्स्ट पार्ट है, यू हैव टू फाइंड टेबुलर फॉर्म ऑफ ए बी एंड सी, मतलब ए बी सी में कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं हमने वो फाइंड करनी है। तो ए जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नफ़ी किरत स्टाइल को, तो नफ़ी किरत स्टाइल में हमारे पास कौन थे, हानी, ज़ुबैर एंड हैदर। तो हम यही लिखेंगे, हानी, ज़ुबैर एंड हैदर। ठीक है। फिर उसके बाद बी जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो अल किसाई किरत स्टाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अल किसाई किरत स्टाइल में हमारे पास कौन थे, अब्दुल्ला, उमर, बिलाल एंड अली। तो हम ये लिखेंगे अब्दुल्ला, उमर, बिलाल एंड अली, ठीक है। और सी रिप्रेजेंट कर रहा है आपके
अल कूफ़ी किरत स्टाइल को। और अल कूफ़ी किरत स्टाइल जो है उसमें आपके पास थे जो स्टूडेंट्स वो थे हसन, जाफ़र एंड उस्मान। ठीक है, तो सी सेट में आपके पास आ गया हसन, जाफ़र एंड उस्मान। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट था, तो हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया। फिर इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में कहा गया है ड्रॉ वेन डायग्राम ऑफ द सिचुएशन। ए बी सी सेट्स को देकर हमने एक वेन डायग्राम बनानी है। अगर हम ए बी सी सेट्स को कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो पहले अगर मैं ए और बी को आपस में कंपेयर करूं तो ए और बी में कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं आ रहे। जब कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं आ रहे तो ये डिसजॉइंट सेट्स है। फिर मैं बी और सी को कंपेयर करती हूँ। अगर मैं बी और सी को कंपेयर करूँ तो इनमें भी कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, तो ये भी डिसजॉइंट सेट्स हैं। फिर मैं ए और सी को कंपेयर करती हूँ। अगर मैं ए और सी को कंपेयर करूँ तो इनमें भी कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं आ रहे, तो ये भी आपके क्या हो जाएंगे, डिसजॉइंट सेट्स हो जाएंगे। तो इट मीन्स ये तीनों सेट्स जो हैं वो डिसजॉइंट है, अलग-अलग बनेंगे, कोई भी सेट दूसरे सेट को ओवरलैप नहीं कर रहा। तो सेट ए, बी और सी। सो इस सिचुएशन की वेन डायग्राम ऐसे बनेगी बिकॉज ऑल द थ्री सेट्स आर डिसजॉइंट। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड पार्ट में उन्होंने कुछ 4 पार्ट्स दिए हुए हैं जो हमने सॉल्व करने हैं। तो उसमें से जो पहला पार्ट है वो हमने फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, तो हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड करने के लिए पहले हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी होना ज़रूरी है। ठीक है, पहले हम वो चीज़ सॉल्व करते हैं जो ब्रैकेट में होती है। तो बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास नहीं है, पहले हम वो फाइंड कर लेते हैं। बी की जगह हम बी की वैल्यू लिखेंगे अब्दुल्ला, उमर, बिलाल, अली। इंटरसेक्शन सी की जगह हम सी की वैल्यू लिखेंगे दैट इज़ हसन, जाफ़र, उस्मान। ठीक है, इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं। तो अगर हम इन दोनों सेट्स को कंपेयर करें तो इन दोनों सेट्स में कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं आ रहे, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका नल सेट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद एक्चुअली हमें बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना था। इट मीन्स हमें इस बी इंटरसेक्शन सी को यूनिवर्सल सेट से सब्ट्रैक्ट करना था। अब यूनिवर्सल सेट क्या होगा, ये सारे जो स्टूडेंट्स हैं ये मिलाकर आपको यूनिवर्सल सेट बना रहे हैं, तो इन सारे स्टूडेंट्स का नाम आपका यूनिवर्सल सेट में आ जाएगा। तो सारे स्टूडेंट्स कौन से हैं, हानी, ज़ुबैर, हैदर, अब्दुल्ला, उमर, बिलाल, अली, हसन, जाफ़र, उस्मान। ठीक है, और माइनस इसमें से क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी सी का आंसर, बी इंटरसेक्शन सी का आंसर जो कि नल सेट था। माइनस में हम सेम एलिमेंट्स को कट करते हैं, रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट सेट लिखते हैं। ठीक है, तो सेकंड सेट में तो कोई एलिमेंट ही नहीं जिसको हम कट करें, तो रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट सेट इज गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ योर आंसर। तो ये सारे एलिमेंट्स आपके बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ जाएगा। वो कौन से है, हानी, ज़ुबैर, हैदर, अब्दुल्ला, उमर, बिलाल, अली, हसन, जाफ़र, उस्मान। ठीक है, जो फाइनल एक्चुअली हमने फाइंड करना था वो हमने क्या फाइंड करना था, जो ऑपरेशन गिवन है दैट इज़ ए का इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो जो ए की जगह ए की वैल्यू लिख देंगे दैट इज़ हानी, ज़ुबैर, हैदर। इसका इंटरसेक्शन किसके साथ है, बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट के आंसर के साथ, और वो क्या है आपके पास, हानी, ज़ुबैर, हैदर, अब्दुल्ला, उमर, बिलाल, अली, हसन, जाफ़र, उस्मान। ठीक है, तो इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं, तो इन दोनों सेट में क्या कॉमन आ रहा है, हानी, ज़ुबैर और हैदर, ये तीनों कॉमन आ रहे हैं, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा हानी, ज़ुबैर,
एंड हैदर। ठीक है, दिस इज़ द आंसर ऑफ योर फर्स्ट पार्ट। फिर इसी थर्ड पार्ट में उन्होंने एक और ऑपरेशन भी दिया हुआ है कि हमें ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, हमारे पास ए यूनियन बी का आंसर नहीं, तो पहले हम ए यूनियन बी का आंसर फाइंड कर लेते हैं। ए की जगह हम ए की वैल्यू लिखेंगे। ए हमारे पास है हानि, ज़ुबैर, हैदर। फिर यूनियन है और बी की जगह हम बी की वैल्यू लिखेंगे, दैट इज़ अब्दुल्ला, उमर, बिलाल एंड अली। ठीक है, यूनियन में हम दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन कर देते हैं, तो कंबाइन कर कर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, हानि, ज़ुबैर, हैदर, अब्दुल्ला, उमर, बिलाल और अली। ठीक है, फिर हमें इसमें सी कॉम्प्लीमेंट भी चाहिए। सी कॉम्प्लीमेंट का मतलब यू माइनस सी। ठीक है, तो यू माइनस सी को अगर मैं डायरेक्ट करके लिख दूँ तो वो यू के सारे वो एलिमेंट्स हमने लिखने हैं, उसमें से सी को हमने ख़त्म कर देना है। तो अगर मैं सी को ख़त्म कर कर यू के सारे एलिमेंट्स लिखूँ तो वो मेरे पास क्या आ जाएंगे, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ, हानि, ज़ुबैर, मतलब पूरा यूनिवर्सल सेट लिख रही हूँ लेकिन उसमें सी के एलिमेंट्स नहीं लिखूँगी क्योंकि सी आपका क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। हैदर, अब्दुल्ला, उमर, बिलाल एंड अली। ठीक है, तो एक्चुअली हमें ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन लेना है सी कॉम्प्लीमेंट के साथ। ठीक है, ये आपका आंसर जो है वो ए यूनियन बी का है और ये आंसर आपका सी कॉम्प्लीमेंट का है। हमने इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, इट मीन्स इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो लेने हैं। तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स क्या रहे हैं, हानि, ज़ुबैर, हैदर, अब्दुल्ला, उमर, बिलाल, अली, ये सारे के सारे एलिमेंट्स कॉमन आ रहे हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, हानि, ज़ुबैर, हैदर, अब्दुल्ला, उमर, बिलाल एंड अली। ठीक है ना, आप इसी तरह इसी क्वेश्चन का आपको सी मतलब थर्ड ऑपरेशन भी गिवन है, वो मैंने ए बी सी खुद नेम दे दिया है, दैट इज़ ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले आपके पास बी इंटरसेक्शन सी का आंसर होना चाहिए। ठीक है, बी इंटरसेक्शन सी हमने स्टार्ट में फाइंड किया था, तो बी इंटरसेक्शन सी में हमारे पास कोई एलिमेंट्स भी कॉमन नहीं आ रहे थे, हमारा आंसर क्या आ रहा था, नल सेट। तो मैं इधर दोबारा सॉल्व करूँगी तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, तो मैं डायरेक्ट इधर आंसर लिख रही हूँ। बी इंटरसेक्शन का आंसर हमारे पास क्या आ रहा था, नल सेट। एक्चुअली हमने ए को माइनस करना है बी इंटरसेक्शन सी के साथ, तो ए की जगह हम ए की वैल्यू लिखेंगे। ए की वैल्यू क्या है, हानि, ज़ुबैर एंड हैदर, और इसमें से हमने माइनस क्या करना है, बी इंटरसेक्शन सी। माइनस में हम सेम एलिमेंट्स को कट करते हैं तो रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट सेट लिखते हैं। इसमें तो कोई एलिमेंट सेम है ही नहीं जो कट हो, मतलब कि सेकंड सेट में कोई एलिमेंट्स ही नहीं, तो रिमेनिंग के एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट सेट जो है वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरह एक और ऑपरेशन दिया हुआ है, फोर्थ ऑपरेशन, और उसमें आपने फाइंड करना है ए माइनस ए यूनियन बी। ठीक है, तो ए की जगह मैं ए की वैल्यू लिखती हूँ। ए की वैल्यू मेरे पास है हानि, ज़ुबैर, हैदर, और माइनस इसमें से क्या करना है, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी मैंने ये सेकंड ऑपरेशन में फाइंड किया था, तो मैं यहाँ से ही वैल्यू पिक करके लिख देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास है हानि, ज़ुबैर, हैदर, अब्दुल्ला, उमर, बिलाल और अली। ठीक है, तो इसमें माइनस में हम सेम एलिमेंट्स को कट कर दें। कौन से सेम है, हानि भी, ज़ुबैर भी और हैदर भी, एंड वी राइट डाउन द रिमेनिंग एलिमेंट्स फ्रॉम द फर्स्ट सेट। तो रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट सेट कुछ बचा ही नहीं, तो इसका आंसर आपका क्या हो रहा है, नल सेट। Question number 9 is 100 candidates were appeared in an examination out of which 45 candidates passed in mathematics. तो जो टोटल आपका यूनिवर्सल सेट था, हम साथ साथ डाटा पिक करते हैं, तो उसमें कितने एलिमेंट्स थे, 100। ठीक है, जिनमें से नाइन्थ जो है जिनमें से 45 कैंडिडेट्स जो हैं वो पास हुए थे मैथमेटिक्स में, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैथमेटिक्स क्या हो गया, 45।
इन साइंस, तो 40 ऐसे स्टूडेंट्स थे जो साइंस में पास हुए थे, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन साइंस हमने 40 लिख दिया। और 50 इन हेल्थ, तो 50 नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, 50 ऐसे कैंडिडेट्स थे जो हेल्थ में पास हुए थे, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन हेल्थ हमने 50 लिख दिया। ठीक है, फिर आगे लिखा हुआ है इफ़ 12 वर पास्ड इन मैथमेटिक्स एंड साइंस। मैथमेटिक्स एंड साइंस का मतलब होता है इंटरसेक्शन। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम इंटरसेक्शन एस आपके पास जो है वो क्या हो गया 12। फिर उसके बाद लिखा उन्होंने 15 इन साइंस एंड हेल्थ। ठीक है, तो 15 ऐसे स्टूडेंट्स थे जो साइंस और हेल्थ दोनों में पास हुए थे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन हेल्थ एंड साइंस जो है वो 15 हो गया। एंड 20 इन हेल्थ एंड मैथमेटिक्स, सो जो 20 ऐसे स्टूडेंट्स थे जो हेल्थ और मैथमेटिक्स दोनों में पास हुए थे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच इंटरसेक्शन एम हमारे पास 20 हो गया। एंड 5 वर पास इन ऑल द 3 सब्जेक्ट, और 5 ऐसे स्टूडेंट थे जो तीनों के तीनों सब्जेक्ट पास है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम इंटरसेक्शन एस क्या हो गया 5। ये तो हमने सिर्फ डाटा सॉर्ट आउट कर लिया जो हमारे क्वेश्चन में गिवन था। इसका पहला पार्ट है कि हमें जो है इलस्ट्रेट करना है अबव इन्फॉर्मेशन बाय ड्राइंग अ वेन डायग्राम। तो अगर आप देखो कि एम इंटरसेक्शन एस इंटरसेक्शन एच हमारे पास की वैल्यू है 5, इट मीन्स ये तीनों के तीनों सेट्स जो हैं वो एक दूसरे को क्या करें, ओवरलैप करें। तो हम तीनों सेट्स ओवरलैप करके बनाएंगे। ठीक है, एम एस और एच। ठीक है, ये आपका एम हो गया, ये आपका एस हो गया, और ये आपका एच हो गया। ठीक है, और ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया। तो जो तीनों सेट्स में कॉमन है वो उस ओवरलैप में आ जाएगा। जो तीनों सेट्स को ओवरलैप कर रहा है वो सेंटर वाला ट्राइंगल होता है, इसलिए क्या आ गया आपका 5 हो गया। ठीक है, फिर एच इंटरसेक्शन एस, एच और एस में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो टोटल क्या है 15 है। डाटा में ये 15 है, 15 में से हम 5 इधर लिख चुके हैं, तो कितने रह गए 10। फिर ये इसके बाद एच इंटरसेक्शन एम, एच और एम में जो कॉमन एलिमेंट्स वो 20 हैं, 20 में से 5 हम लिख चुके हैं, तो इधर कितने बच गए 15। ठीक है, फिर एम इंटरसेक्शन एस 12 है, एम और एस में जो कॉमन एलिमेंट्स है वो 7 है, 12 है, 12 में से 5 हम लिख चुके हैं, तो कितने बच गए 7। ठीक है, फिर उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एच 50 है। ठीक है, तो ये आपका सेट एच है जिसमें हम 10, 5 और 15 ऑलरेडी लिख चुके हैं, लिखे हुए हैं ना। तो 15 + 5 20, 20 + 1 10, 20 + 10 30 हो गया। तो 50 में से जब हमने 30 निकाला तो रिमेनिंग एलिमेंट्स आपके क्या बच गए 20। फिर इसी तरह नेक्स्ट आपके पास साइंस में 40 हैं। ठीक है, तो 10 + 5 इज़ 15, 15 + 7 इज़ 22, 22 आप 40 में से निकालो तो रिमेनिंग एलिमेंट्स आपके पे बच जाएंगे 18। ठीक है, फिर उसके बाद हमने एम में 45 है, 15 + 5 इज़ 20, 20 + 7 इज़ 27, 45 में से 27 निकालो तो आपके रिमेनिंग एलिमेंट्स 18 बच जाएंगे। तो आप इन सबको जब टोटल करोगे ना तो टोटल आपके पास 100 ही आ रहे हैं, तो यूनिवर्सल सेट इसी में कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसका सेकेंड पार्ट दिया हुआ है कि हाउ मेनी कैंडिडेट्स वर पास्ड एट लीस्ट इन वन सब्जेक्ट। ठीक है, तो इसका मतलब हमने तीनों सेट्स का यूनियन फाइंड करना है, क्योंकि ओवरलैपिंग सेट्स हैं, तो यूनियन का ओवरलैपिंग सेट्स का फॉर्मूला मैंने स्टार्ट में एक्सरसाइजेस में बताया था, वो आपको खुद से याद होना चाहिए, वो हमने लिख दिया यहाँ पे। क्योंकि ए बी सी की जगह एम एस एच यूज़ हुआ हुआ है, तो हम ए बी सी को एम एस एच से रिप्लेस कर देंगे अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। ठीक है, फिर उसके अंदर हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। एम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैथमेटिक्स 45 था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन साइंस 40 था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन हेल्थ 50 था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम इंटरसेक्शन एस आपके पास 12 था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस इंटरसेक्शन एच या एच इंटरसेक्शन एस आपके पास 15 था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन हेल्थ इंटरसेक्शन मैथमेटिक्स आपके पास 20 था, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम इंटरसेक्शन एस इंटरसेक्शन एच 5 था। तो हमने सबकी वैल्यूज़ लिख दी। सबकी वैल्यूज़ को कैलकुलेटर में एडवांस लेकर आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर जो आ रहा है वो 93 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आपके पास थर्ड पार्ट भी गिवन है, और जो आपके पास थर्ड पार्ट गिवन है वो है कि यू हैव टू फाइंड हाउ मेनी कैंडिडेट्स डिड नॉट पास इन एनी ऑफ द सब्जेक्ट। इट मीन्स आपने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है यूनियन का। तो एन एम इन यूनियन एस यूनियन एच का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना, नॉट
जब भी नॉट का वर्ड आ जाता है ना तो हमें नॉट फाइंड करनी, नॉट मीन्स कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होता है। तो कॉम्प्लीमेंट किसी भी चीज़ को सबट्रैक्ट करना है तो उसको हम यूनिवर्सल सेट से सबट्रैक्ट कर देते हैं। यूनिवर्सल सेट की वैल्यू आपके पास 100 गिवन है, हमने 100 लिख दी, माइनस लिख दिया, और इसकी वैल्यू यूनियन की हमने प्रीवियस सेकंड पार्ट में फाइंड की थी 93, वो 93 लिख दिया। तो 100 माइनस 93 किया तो आंसर 7 आ गया। इट मीन्स के 7 ऐसे स्टूडेंट है जो किसी भी सब्जेक्ट में पास नहीं हुए।